दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती बहू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रामपुर नाम के एक गांव में सीता अपने परिवार के साथ रहती थी। सीता गर्भवती थी और वो माँ बनने वाली थी। एक दिन उसकी सास पुष्पा उससे कहती है, सुन सीता, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए और याद रखना, अगर पोते की जगह पोती हुई ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और तुझे इस घर में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे फिर से पोती नहीं बल्कि पोता चाहिए, समझी तू? पर माँ जी, जो भगवान ने मेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा ना। भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, सब तो भगवान के हाथ में होता है। देख सीता, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, ये सब तुझे ही देखना है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे पोता चाहिए मतलब पोता ही चाहिए। चल अब ये सब छोड़, पहले तू जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। सीता तुरंत अपनी सास के लिए खाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास की एक सहेली आती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी होता है। तभी पुष्पा अपनी सहेली से कहती है, आओ आओ मीनल, इतने दिनों बाद आज मेरे घर कैसे आना हुआ? अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुझे? और ये मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आई है तू? अरे कुछ खास नहीं, दरअसल आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है, इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये ले, तू पहले मुँह मीठा कर। क्या तेरी बहू को बेटा हुआ है? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। ना जाने मुझे ये दिन कब देखने को मिलेगा। देख, एक मेरी बहू है, एक बेटी को पहले ही जन्म दे चुकी है। सोच रही हूँ इस बार पोता हो जाता तब जाकर मेरी जान में जान आती, पर अब देखो क्या होता है। अरे तू चिंता मत कर, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। तेरे कहने से पोता पोती थोड़ी ना होंगे। दोनों सहेलियाँ आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर खाना लेकर सीता आ जाती है और अपनी सास की सहेली को देखकर उनसे कहती है, नमस्ते माँ जी, आप कब आई? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, रहने दो, मैं तो बस तुम लोगों का मुंह मीठा करवाने आई थी। वो क्या है ना, आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। लो मिठाई खाओ। चलो अभी तो मैं चलती हूँ, अभी मुझे पूरे गांव में मिठाई बांटनी है। उसके बाद पुष्पा की सहेली वहाँ से चली जाती है। तभी पुष्पा गुस्से में अपनी बहू सीता से कहती है, देख, इसको भी पोता हुआ है, पर पता नहीं ये दिन मुझे कब देखने को मिलेगा। देख ले सीता, मैं तुझे फिर से बता रही हूँ, अगर इस बार पोता नहीं हुआ ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ और धक्के मार कर तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी? सीता उदास होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर उदास होकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। माँ जी को पोता चाहिए, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। भगवान, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है, सब आपको ही देखना है। कृपया मेरी सास की इस इच्छा को पूरा कर देना। सीता ये सोच ही रही थी कि तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास दौड़ती हुई आती है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। और हॉस्पिटल में सीता के 2 जुड़वा बेटे होते हैं। ये देखकर उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बहू और अपने पोतों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे बहू,
मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तुझे कितना परेशान किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है बहू कि पोता और पोती होना तो भगवान के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में कहाँ होता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दे दिए हैं। उसके बाद सीता अपने परिवार और अपनी सास के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले परीलोक में एक अच्छी रानी परी रहती थी। रानी परी की 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उन 7 को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। दूसरी तरफ जब भी उन्हें कोई खूबसूरत परी दिखाई देती तो वो परी का हुलिया बिगाड़ कर उसे काली और बदसूरत बना देती थी। इसी तरह एक दिन सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें परीलोक की सैर कर रही थी कि तभी उन्हें एक घर में शादी होती हुई दिखाई देती है। फिर सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें वहाँ पहुँचकर शादी देखने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि दुल्हन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती देखकर उन 7 बहनों को बहुत जलन होने लगती है। अरे ये दुल्हन तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बनकर बैठी हुई है। मुझे नहीं पता था कि परीलोक में हमसे भी ज्यादा खूबसूरत परी रहती है। हाँ, तूने सही कहा, इसकी खूबसूरती देख मेरा तो खून ही खौल रहा है। चलो मिलकर इसे काली और बदसूरत बना देते हैं। फिर वो 7 बहनें दुल्हन के पास पहुंच जाती हैं। क्यों रे, इतनी खूबसूरत दिखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस परीलोक में सिर्फ हम 7 बहनें ही सुंदर दिख सकती हैं और कोई भी नहीं, समझी तू? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज मेरी शादी है, इसीलिए मैंने अच्छा मेकअप किया है। आखिर इसमें बुराई ही क्या है? क्या बुराई है? ठहर जा, अभी बताते हैं तुझे हम। फिर सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस दुल्हन को बहुत ही काली और बदसूरत बना देती हैं। ये देख दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वो उन 7 बहनों को भला बुरा कहने लगता है। फिर वो 7 परियां दूल्हे को भी बहुत ही काला और बदसूरत कर देती हैं और जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन दूल्हे की माँ अपने बेटे और बहू को लेकर रानी परी के पास पहुँच जाती है। ये देखिए रानी जी, आपकी 7 बेटियों ने मेरे बेटे और मेरी बहू का क्या हाल किया है। अपनी बेटियों की इस हरकत पर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। उसके बाद रानी परी दूल्हा और दुल्हन को 2 जादुई गुलाब जामुन खाने के लिए देती हैं। वो गुलाब जामुन खाते ही वो दोनों फिर से खूबसूरत हो जाते हैं। उसके बाद रानी परी अपनी 7 बेटियों को दरबार में बुलाकर डांटने लगती हैं। आज तुम 7 ने अपनी हरकतों से सभी लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुम 7 ने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से रानी परी अपनी 7 बेटियों को चेतावनी देकर उनके मन में डर बैठाने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन सिंड्रेला और उसकी 6 बहनों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती और वो 7 अपनी शरारतें जारी रखती हैं और इससे बिल्कुल भी बाज नहीं आती। इसी तरह एक दिन वो 7 परियां पृथ्वी लोक के जंगल में घूम रही थी। तभी उन्हें वहाँ एक जादूगरनी तपस्या करते हुए दिखाई देती हैं। जादूगरनी को देखते ही उन 7 बहनों के मन में शरारत सूझती है। लगता है ये जादूगरनी आंटी कई सालों से इसी जगह पर बैठी हैं। चलो इन्हें थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खिला कर लाते हैं। फिर 7 परी बहनें अपनी जादुई शक्ति से उस जादूगरनी को हवा में उड़ाते हुए नदी के बर्फीले पानी में गिरा देती हैं। तभी अचानक उस जादूगरनी का ध्यान भंग हो जाता है और वो ठंडे पानी में झटपटाने लगती हैं। ये नजारा देखकर
उन सातों बहनों को बहुत मजा आता है और वो सभी जोर जोर से हंसने लगती हैं। अच्छा, तो ये हरकत तुम सातों ने की है। मेरी सालों की तपस्या भंग करके तुम सातों परियों ने बहुत गलत किया है। अब मैं तुम सबको तुम्हारी इस दुष्टता की सजा दूंगी। फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन सातों परी बहनों को कोयले की तरह काली बना देती है। साथ ही उनके बाल किसी बूढ़ी औरत की तरह सफेद हो जाते हैं। अपना ये डरावना रूप देखकर उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई छड़ी से उस जादूगरनी पर हमला कर देती हैं। लेकिन वो जादूगरनी बहुत ही ताकतवर और तपस्वी थी, इसीलिए उन पर उन परियों की शक्ति का कोई असर नहीं होता। तभी वो जादूगरनी वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। उसके बाद सिंड्रेला और उसकी 6 बहनें अपनी शक्ति से अपने रूप को बदलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लाख कोशिश करने के बाद भी रानी परी अपनी बेटियों के काले रंग को नहीं बदल पाती। उधर जब ये बात दूसरी परियों को पता चलती है तो वो सभी परियां उन सातों परी बहनों का मजाक उड़ाकर उनकी बेइज्जती करने लगती हैं। इस तरह वो सातों परी बहनें अपने काले रंग के साथ जीने पर मजबूर हो जाती हैं। उस दिन के बाद से वो सातों परियां सुधर जाती हैं और सभी के साथ अच्छे से रहने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सातों बहनें आपस में बातें कर रही थीं। चलो एक काम करते हैं, हम सभी उस जादूगरनी आंटी से चलकर माफी मांग लेते हैं। वो बहुत ही अच्छे दिल की हैं, शायद वो हमें माफ कर देंगी। हाँ सिंड्रेला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो हम चलकर उनसे माफी मांगते हैं। फिर वो सातों बहनें उस जादूगरनी से माफी मांगने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाती हैं और जादूगरनी से शर्मिंदगी से माफी मांगने लगती हैं। उस जादूगरनी को उन सातों बहनों पर तरस आ जाता है और वो उन्हें माफ कर देती हैं। फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उन सातों बहनों को फिर से बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। उसके बाद वो सातों बहनें उस जादूगरनी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से अपने परीलोक वापस चली जाती हैं। परीलोक जाकर वो अपनी माँ को उस जादूगरनी के बारे में वो सारी बातें बताती हैं। उनकी माँ उन्हें फिर से खूबसूरत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद रानी परी अपनी सातों बेटियों की बहुत ही अच्छे 7 राजकुमार भाइयों से शादी करा देती हैं। फिर वो सातों बहनें अपने पतियों के साथ अपने ससुराल चली जाती हैं और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है। फिर कुछ ही दिनों बाद वो सातों बहनें गर्भवती हो जाती हैं और कुछ ही महीनों के बाद वो बहनें 7 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती हैं। उसके बाद वो सातों बहनें अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। महक किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे घर के बाहर से आवाज आती है। अरे ओ रमा बहन। महक जल्दी से किचन से बाहर आती है तो वो देखती है कि एक पड़ोस की औरत उनके घर पर आई है। नमस्ते सीता आंटी। अरे बहू, रमा कहाँ पर है? मेरी बहू का बेटा हुआ है और आज हमारे घर में पूजा रखी है मैंने। रमा बहन को पूजा में भेज देना। लेकिन आंटी जी, वो किसी काम से बाहर गई हैं। थोड़ी देर बाद आ जाएंगी तो मैं उनको भेज दूंगी, और अगर उनको आने में देर हो गई तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। अरे नहीं, तू रहने देना। अगर रमा आ जाए तो उसे भेज देना, तुम मत आना। ठीक है, मैं उनको भेज दूंगी। महक उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। महक रामपुर गांव में रहती थी। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसको संतान का सुख नहीं मिला था। गांव के सभी लोग उसको बाज कहते थे और गांव के सभी लोग उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। गांव की औरतें अपनी बहुओं को महक से मिलने और बोलने से मना करती थी। कुछ देर बाद महक की सास रमा
घर पर आ जाती हैं। तो महक अपनी सास को बताती है कि पड़ोस वाली सीता आंटी उनको बुलाने आई थी। माँ जी, सीता आंटी आई थी, उनकी बहू को बेटा हुआ है और आज उनके घर में पूजा है, उन्होंने आपको बुलाया है। जिनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है, उनके भी घरों में संतान का सुख प्राप्त हो चुका है, लेकिन एक मेरा घर है, मेरे घर में तो बांझ आई है। कितने साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक बच्चे का मुंह नहीं देखा। हे भगवान, इस बांझ को उठाता भी नहीं है। निकल जा मेरे घर से, मैं अपने बेटे की कहीं और शादी करवा दूंगी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब भी भगवान की मर्जी होगी तभी मुझे संतान का सुख मिलेगा। तभी महक का पति सनी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि तू माँ बने, क्योंकि तू एक बांझ है। मेरी किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी तुझसे हुई है। जब से तुझसे शादी हुई है मेरी जिंदगी खराब हो गई है। सब दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं कि कब बाप बनेगा। जी तो कहता है तुझे जान से मार डालूं। तेरी ये मनहूस शक्ल देखने से आजादी तो मिलेगी। इतना कहकर सनी महक को धक्का दे देता है और महक गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके सर में चोट लग जाती है। महक बेचारी जोर जोर से रोने लगती है और उसके सर से खून बहने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपने मुझे माँ के सुख से वंचित रखा है? इस तरह हर रोज महक को अपनी सास और अपने पति की बातें सुननी पड़ती थी। एक दिन महक अपने पड़ोस में जाती है। पड़ोस के घर में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम बंटी था। जैसे ही महक उस बच्चे को देखती है, वो तुरंत उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। अरे रिया, बंटी तो बहुत बड़ा हो गया है और कितना क्यूट भी लग रहा है। दीदी, बंटी बहुत शरारती है, पूरा दिन इधर से उधर भागते ही रहता है, हर वक्त कुछ न कुछ शरारत ही करता रहता है, मुझे चैन से काम भी नहीं करने देता है। तो ठीक है, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ और तुम अपना काम आराम से कर लो। तभी उस बच्चे की दादी वहाँ पर आ जाती हैं और गुस्से से कहती हैं, अरे छोड़ो हमारे बच्चे को, तुम इसे नीचे गिरा दोगी। और उस बच्चे की दादी उस बच्चे को उठाकर अंदर ले जाती हैं और अपनी बहू से कहती हैं, तुझे कितनी बार समझाया है, जब ये महक घर में आए तो अपने बच्चे को अंदर लेकर जाया कर। इसका अपना तो कोई बच्चा नहीं है, दूसरे के बच्चे को नजर लगाती रहती है। सब कहते हैं कि इसकी नजर बहुत बुरी होती है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अंदर चली गई थी, ये पता नहीं कब बाहर निकल गया था। उन दोनों की ये बातें महक सुन लेती है और रोते हुए अपने घर चली जाती है। इधर बंटी की माँ रिया को महक के बारे में बहुत बुरा लगता है और वो रात को अपने पति से कहती है, देखिए ना, बेचारी महक दीदी को बच्चा ना होने की वजह से सबसे कितना सुनना पड़ता है उनको। आपको पता है, आज वो घर आई थी, बंटी को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन माँ जी ने उनसे बंटी को छीन लिया। महक दीदी को कितना बुरा लगा होगा ना। माँ जो करती है वो बिल्कुल सही करती हैं। उनकी बात को माना करो और वो कुछ भी गलत नहीं कहती हैं। और सब गांव वाले भी तो बोलते हैं कि बाज की नजर बहुत बुरी होती है। अगर माँ ने उनसे बात करने के लिए मना किया है तो उससे बात मत किया करो और बंटी को उनसे दूर रखा करो। ऐसा बोलकर रिया का पति सो जाता है, लेकिन रिया अभी भी महक के बारे में ही सोच रही थी। हे भगवान, आप महक दीदी की भी गोद भर दो ना, वो बच्चों को कितना प्यार करती हैं। बच्चा ना होने के कारण यहाँ पर सभी लोग उनसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रिया महक के घर जाती है। अरे रिया, तुम आओ, अंदर आओ। अरे दीदी, मैं बाजार जा रही थी, छठ पूजा आ रही है ना, तो बस उसी का सामान लेने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि आपको भी बोल दूँ। दीदी,
आप भी इस बार छठ माता की पूजा जरूर करो। मेरा मन कहता है छठ माता आपकी भी गोद जरूर भरेंगी। रिया की बात सुनकर महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन रिया, हमारे घर में ये सब नहीं मनाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि इस पूजा में क्या क्या करते हैं। रिया, क्या सच में छठ माता मुझे बच्चे का सुख देंगी? सच में दीदी, आप मेरा विश्वास तो करो। माता बहुत दयालु हैं और वो सबकी बहुत जल्दी सुनती हैं। आप इस बार पूरी विधि विधान से छठ माता की पूजा कर लेना। मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगी। उसके बाद अगले दिन रिया महक को छठ माता की पूजा करने के लिए सारे विधि विधान समझाती है। महक रिया की बात मानकर अगले दिन सारा सामान लाती है और पूजा में लग जाती है। लेकिन महक की सास महक को बहुत भला बुरा बोलती है। ऐसे पूजा करने से तो तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। अरे रहने दो ना माँ, जो कर रही है करने दो। इससे भी तो पता चले, अगर पाठ पूजा करने से ये बच्चे होते तो कोई इसकी तरह ना होता। सनी, रिया ने मुझे विश्वास दिलाया है कि अगर मैं पूरी श्रद्धा से छठ माता की पूजा करूंगी तो मुझे संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। उसने तुमसे झूठ बोला होगा और तुमने उसके ऊपर विश्वास भी कर लिया। तुम तो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। महक किसी की भी बात की परवाह नहीं करती और अपनी पूजा में लग जाती है और अगले 4 दिन तक पूरी श्रद्धा से पूरे विधि विधान से मन लगाकर पूजा करती है और सुबह घाट पर जाकर सूर्य को नमस्कार करती है। उसकी सच्ची भक्ति से साक्षात छठ माता उसके सामने प्रकट हो जाती है। महक, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी पूजा पूरे विधि विधान से की है और मेरा ये व्रत करने से संतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें भी संतान का वरदान देती हूँ। इसके बाद कुछ ही दिनों में परिवार को महक की माँ बनने की खुशखबरी मिलती है। खुशखबरी सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। महक, मुझे माफ कर दो। बच्चा ना होने के कारण मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है। मैंने तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप सारी पुरानी बातें भूल जाइए। महक, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा आने वाला है। वो मुझे पापा बोलेगा। अब से मैं अपने बच्चे और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। फिर कुछ महीनों के बाद महक 2 जुड़वा बेटे और बेटी को जन्म देती है और सब बहुत खुश होते हैं और छठ माता का धन्यवाद करते हैं। और उस दिन से महक अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शांति नाम की एक महिला अपने पति युवराज के साथ रहती थी। युवराज शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और उनकी शादी हुए 2 साल हो गए थे। लेकिन अभी तक शांति को कोई औलाद का सुख नहीं मिला था। और दूसरी तरफ युवराज किसी और लड़की से प्यार करने लगता है। अब युवराज घर में आकर हर छोटी मोटी बात पर शांति से लड़ाई करने लगता है। एक दिन शांति युवराज को खाना बनाकर देती है और युवराज जैसे ही खाना खाता है वो शांति पर चिल्लाने लगता है। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? कोई काम तुमसे ठीक से नहीं होता क्या? जी, इसमें मेरी क्या खराबी है? ठीक तो बना है खाना। लेकिन युवराज खाना टेबल पर ही छोड़कर चला जाता है। और दूसरी तरफ शांति ये सोच रही थी कि आखिर युवराज को क्या हो गया है? ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? हर बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? फिर कुछ दिनों बाद युवराज शांति से बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? युवराज शांति की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है।
लेकिन शांति को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। बेचारी शांति अब बिल्कुल अकेली हो गई थी और अकेले ही घर में रहती थी। एक दिन वो काम कर रही थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर से चेक करवाने पर उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। शांति ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो घर वापस आ जाती है। अभी फैक्ट्री जाकर युवराज को ये बताती हूँ। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और मेरे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सोचते ही उसे याद आता है कि युवराज तो दूसरी औरत के लिए उसे छोड़कर चला गया है। अब मुझे अकेले ही अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा। अब शांति ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया था, जिससे कि उसके घर का गुजारा हो रहा था। और कुछ ही महीनों बाद शांति एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो प्रेम रखती है। प्रेम बहुत शरारती था। कुछ समय के बाद प्रेम स्कूल जाने लगता है। शांति उसे स्कूल छोड़ने और शाम को उसे वापस स्कूल से लेने भी जाती थी। बेटा, आराम से चला करो, मेरा हाथ पकड़ के चलो, इधर उधर भागना नहीं है। ठीक है माँ। एक दिन शांति प्रेम को लेने के लिए रोड के दूसरी तरफ खड़ी थी। प्रेम अपनी माँ को देखकर भागकर अपनी माँ के पास आने लगता है कि तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। तभी शांति अपने बेटे को बचाने के लिए भागती है। तभी एक दुर्घटना घटती है। इस दुर्घटना में शांति की एक टांग टूट जाती है और वो अपाहिज हो जाती है, जिसकी वजह से शांति अब भारी सामान नहीं उठा पाती थी। शांति एक दिन बाजार से कुछ सामान लेकर आती है और घर पर आकर बैठ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। तभी प्रेम अपनी माँ को देखता है और बोलता है, माँ, मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी है ना? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचो, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। प्रेम अब बड़ा हो गया है, उसकी अब अच्छी जगह नौकरी भी लग गई है। शांति एक दिन अपने बेटे से बोलती है, बेटा, अब तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, मुझसे अब और काम नहीं होता। मेरे लिए तो हमेशा मेरी माँ ही खाना बनाएंगी। फिर उसकी माँ प्रेम के लिए एक लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। लेकिन प्रेम की पत्नी रीमा का बर्ताव अपनी सास के लिए कुछ ठीक नहीं था। वो हर छोटी बात पर शांति से लड़ना शुरू कर देती थी और शांति से बहुत काम भी करवाती थी। लेकिन शांति ने अभी अपने बेटे को ये सब बताया नहीं था। एक दिन शांति की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसको बहुत खांसी भी हो गई थी। बेटा, मुझे एक गिलास पानी देना। लेकिन रीमा का कोई जवाब नहीं आता। वो अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रही होती है। शांति उसे फिर से आवाज लगाती है, बेटी, जल्दी पानी लाना, मुझे सांस नहीं आ रही है, बेटी। ये बुढ़िया कभी भी आराम से बात करने नहीं देती है, साली बुढ़िया। और वो गुस्से में उसे पानी का गिलास देती है। कुछ दिन बाद रीमा शांति से बोलती है, कल घर पर मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं और उनके लिए सारा खाना आप ही बनाएंगी, समझी? अगले दिन रीमा के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और शांति बेचारी उन सबके लिए सारा खाना बनाती है। रीमा के सारे फ्रेंड्स खाना खा रहे थे। तभी शांति सब्जी लेकर आती है और टेबल पर रखते समय वो सब्जी रीमा के फ्रेंड के ऊपर गिर जाती है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ओह माय गॉड, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी तुम्हारी सपाहिज नौकरानी ने।
तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और अपनी पत्नी रीमा को एक जोरदार चाटा मारता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ से ऐसी हालत में काम करवा रही हो। और तुम सब निकलो अभी के अभी मेरे घर से। जिसे तुम अपाहिज नौकरानी बोल रही हो वो मेरी माँ है, इस घर की मालकिन। और प्रेम रीमा की सभी फ्रेंड्स को घर से भगा देता है और अपनी पत्नी से भी घर से जाने को कहता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई थी और आज मेरी ही पत्नी की वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। प्रेम प्रेम मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये अपाहिज शब्द सुनना पड़ रहा है। अगर तुम मुझे उस दिन नहीं बचाती तो तुम बिल्कुल ठीक होती और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन नहीं करनी पड़ती। ऐसा मत बोलो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रेम की ये बातें सुनकर रीमा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शांति से माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी माँ। फिर शांति रीमा को माफ कर देती है और उसके बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसके पापा एक कंपनी में काम करते थे और उनकी घर की हालत भी अच्छी थी। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। रानी दिल से बहुत अच्छी थी और हमेशा अपने घर वालों की बात सुना करती थी। ऐसे ही एक दिन रानी घर पर बैठी हुई थी। तभी उसने सोचा, आज तो टीचर मुझे पढ़ाने नहीं आएंगे, मैं एक काम करती हूँ, मैं नदी के किनारे थोड़ा घूमने चली जाती हूँ। ये सोचकर रानी नदी के किनारे घूमने के लिए चली गई। नदी के किनारे जाकर वो इधर उधर घूमने लगी। तभी घूमते घूमते अचानक वो नदी के किनारे पहुंच गई और उसका पैर फिसल गया। रानी नदी में डूबने लगी। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। ये कहकर रानी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक से उसके सामने दो राजकुमारी परी बहनें प्रकट हो गयी। वो दोनों परियां गर्भवती थी। उन परियों ने वहां आकर रानी को डूबने से बचा लिया और उसे लेकर फिर वो अपने महल में लेकर चली गई। आप लोग ये मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? मैंने तो इतना सुंदर महल कभी भी नहीं देखा। हम लोग राजकुमारी परी बहनें हैं और ये हमारा जादुई महल है। लेकिन मैं तो इस नदी के किनारे इतनी बार आई हूँ, लेकिन मैंने तो आपको कभी भी नहीं देखा और गांव में भी किसी को भी आपके बारे में पता भी नहीं है। हमारा घर यहाँ नहीं है, हम परियां परीलोक में रहती हैं। लेकिन हम परियों का नियम है, जब परियां गर्भवती होती हैं, तो उन्हें सबसे अलग रहना पड़ता है। इसलिए हम दोनों यहाँ पर रहते हैं। जब रानी उन लोगों से बात कर रही थी, तब रानी ने उनके गले में हीरे का नेकलेस देखा। वो नेकलेस में लगे हुए हीरे देखने में बहुत ही सुंदर थे और वो हीरे बहुत ही चमक रहे थे। ये देखकर रानी उन दोनों परियों से बोली, ये हीरे भी जादुई हीरे हैं। मैंने ऐसे चमकते हुए हीरे कभी भी नहीं देखे। हाँ, ये हीरे के नेकलेस का जादुई वरदान है। जब कोई परी गर्भवती होती है, तब उन्हें ऐसे नेकलेस दिए जाते हैं। इन नेकलेसेस में जादुई शक्तियाँ हैं। ये हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। आप लोग बहुत अच्छी हैं।
आप लोगों ने मेरी जान बचाई। कभी अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे याद करना। हाँ रानी, आज से हम लोग दोस्त हैं। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हमारे पास आ जाना, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अभी मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अब मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगी? तुम फिक्र मत करो, तुम ये अंगूठी अपने पास रखो। ये कहकर परी ने अपने जादुई हीरे के नेकलेस की मदद से एक अंगूठी रानी के हाथ में दे दी। फिर उन्होंने रानी से कहा, ये एक जादुई अंगूठी है, इससे तुम अपने घर पहुंच सकती हो। और उसके बाद जब तुम्हें कभी भी हमारे पास आने का मन करेगा तो तुम इस जादुई अंगूठी से कहना, ये तुम्हें हमारे पास लेकर आएगी। फिर रानी ने उस अंगूठी को अपने हाथों में पहन लिया और उस जादुई अंगूठी की मदद से वो अपने घर पहुंच गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रानी भी कभी कभी परियों से मिलने जाती थी। ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद की बात है, उसी गांव के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन उस चुड़ैल को उन गर्भवती परियों के बारे में पता चल जाता है। मैं इतने दिनों से जो ढूंढ रही थी वो आखिरकार आज मुझे मिल ही गया। वो गर्भवती परियां यहीं एक महल में रहती हैं। अगर मुझे उनका वो जादुई हीरे वाला नेकलेस मिल गया तो मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर एक लड़की उसके पास आई। उस लड़की का नाम पुष्पा था। वो भी उसी गांव में ही रहती थी। पुष्पा एक शैतान लड़की थी और काला जादू सीखने के लिए वो चुड़ैल के पास आती थी। उस चुड़ैल को हंसते हुए देखकर पुष्पा ने उस चुड़ैल से पूछा, क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से हंस क्यों रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, इतने दिनों से मैं जिन गर्भवती परियों को ढूंढ रही थी, आज मुझे उनके बारे में पता चल ही गया। हाँ तो देर किस बात की है? चलिए अभी जाकर उनको पकड़ कर लाते हैं। चुप कर पागल लड़की। गर्भवती परियों के पास एक जादुई हीरे का नेकलेस है और उन नेकलेस की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। अगर हम उनके आसपास भी गए तो वो हमें मार डालेगा। फिर तो हम उनको कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक चुड़ैल हूँ। मैं कैसे न कैसे करके उनसे वो जादुई हीरे के नेकलेस छीन कर ही रहूंगी। मैंने आज एक लड़की को उस महल में जाते हुए देखा। तू अभी जाकर उस लड़की के बारे में पता करके आ, नहीं तो मैं तुझे भी जान से मार डालूंगी। ये सुनकर पुष्पा दौड़ती हुई गांव में चली गई। 2 दिन तक वो रानी को ढूंढती रही। तभी उसे रानी के बारे में पता चल गया और वो जाकर उस शैतान चुड़ैल को रानी के बारे में वो सारी बातें बता देती है। आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तू अभी एक काम कर, उस लड़की को पकड़ कर ला। तब पुष्पा वहाँ से चली गई और जाकर वो रानी को पकड़कर उस चुड़ैल के पास लेकर आ गई। उसको लाकर उन्होंने रानी को एक पेड़ के साथ बांध दिया। उस चुड़ैल को देखकर रानी डर गई और उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अब मैं तेरा रूप धारण करके उन परियों के पास जाऊंगी और फिर उनसे
उनका वो जादुई हीरे का नेकलेस छीन कर लाऊंगी। फिर यहाँ वापस आकर मैं तुझे जान से मार डालूंगी। ये कहकर उस चुड़ैल ने रानी का रूप धारण कर लिया और वहाँ से चली गई। वो रानी का रूप धारण करके उन राजकुमारी परी बहनों के महल में चली गई, लेकिन परियां उस चुड़ैल को पहचान नहीं पाई और उसे रानी समझकर उसे महल में अंदर आने दिया। अंदर जाकर वो चुड़ैल उन परियों से रानी बनकर उनसे बात करने लगी। बातों बातों में वो उन परियों से कहने लगी, क्या मैं आप लोगों के ये नेकलेस देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारी दोस्त हो, ये लो। ये कहकर वो उस चुड़ैल को जादुई हीरे की नेकलेस देने ही वाली थी कि तभी रानी परियों की दी हुई उस अंगूठी की मदद से वहाँ आ गई। आप लोग उसको वो जादुई नेकलेस मत दो, ये एक चुड़ैल है, ये आप लोगों से ये नेकलेस छीनने यहाँ आई है। रानी की बात सुनकर जैसे ही वो चुड़ैल रानी को मारने गई कि तभी उन परियों ने अपने जादुई नेकलेस की मदद से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लिया और वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। शैतान चुड़ैल, तुझे क्या लगा था तू मुझे बांध कर रख पाती? मेरे पास ये जादुई अंगूठी है, ये तुझे पता नहीं था। अब देख तेरे साथ क्या होता है। रानी की बात सुनकर उन परियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया। रानी, तुमने अपनी अक्लमंदी से आज हमें मरने से बचा लिया। हम इसलिए जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। हम तो अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में तो हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर उन परियों ने रानी को गले से लगा लिया। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए और उन परियों के बच्चे हो गए। वो दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर थे। उसके बाद वो दोनों राजकुमारी परी बहनें रानी को अलविदा कह के उस महल से चली गई। लेकिन उसके बाद भी रानी अपनी जादुई अंगूठी की मदद से अक्सर उनसे मिलने जाया करती थी और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।